हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हम लोग जो है लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस 10th का फर्स्ट चैप्टर है। तो पहले देखो लाइफ प्रोसेस है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें लाइफ क्या है। तो देखो लाइफ हम बात कर रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, स्टडी अबाउट लाइफ। अब लाइफ है क्या सबसे पहले देखते हैं। तो आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में 10th क्लास का चैप्टर 1 है, दैट इज लाइफ प्रोसेस। नाउ यहां पर जो हम सबसे पहले जो देखेंगे क्या है, लाइफ। तो सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे वेदर द मैटर इज लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक। मतलब हम किसे लिविंग बोलें किसे नॉन लिविंग। तो आपके एनसीईआरटी सिंपल ये बोलता है कि जिनमें क्या होता है, सेल्फ मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड लिविंग, और मूवमेंट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, दैट इज कॉल्ड नॉन लिविंग। लेकिन इसके अलावा भी हम बात करेंगे। तो लाइफ, तो यहां क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग क्या हुआ, सेल्फ मूवमेंट एंड मूवमेंट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। तो जिसमें सेल्फ मूवमेंट दैट इज लिविंग, और जिसमें क्या है, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। अब जैसे ये मार्कर है, अब इसको हम यहां से यहां लेके जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, नॉन लिविंग। लेकिन मैं यहां से यहां खुद से मूव कर रहा हूं तो क्या हो गया, लिविंग। तो मी एज अमाज हाशमी लिविंग एंड दिस मार्कर इज नॉन लिविंग। तो फर्स्ट क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो यहां पर मेटाबॉलिज्म, sum total of all chemical reactions। अब देखो यहां पर हम केमिकल रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हम कहां देख रहे हैं, लिविंग में देख रहे हैं, ठीक है। तो सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म inside the body for सर्वाइवल। मतलब लिविंग को मतलब सर्वाइव करने के लिए जो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है उन सबको मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, ठीक। तो आप देखिए मेटाबॉलिज्म इज ऑफ 2 टाइप, हम टाइप देख लें। One is anabolism and other is catabolism। तो देखो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे एना का मतलब जो होता है सिंथेसिस, और यहां पर कैटा है, कैटा का मतलब होता है ब्रेकडाउन। क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। कैटा का मतलब ब्रेकडाउन। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखें क्या, फर्स्ट तो सिंपल कंपाउंड combine to form complex। सिंपल कंबाइंड करके क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। तो फिर यहां पर क्या होगा,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड break down into सिंपल। किसमें टूट जाएगा? सिंपल में। ठीक, तो देखिए आप इसी तरह यहां पर हम आगे जाके एग्जाम्पल बात करते हैं, तो इससे हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, तो इसका एक एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे फोटोसिंथेसिस। यहीं पर ऐसे एग्जाम्पल हम लास्ट में लेते हैं, लेकिन हम यहीं पर लेकर बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, तो आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव है, और वहां पर पूछता है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो और आपके एंट्रेंस में 3 से 4 बार सवाल पूछा है, और ये जो लाइन लिख रहे हैं हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस, वो भी 3 से 4 बार सवाल पूछा हुआ है। तो आप सोच लीजिए 3 से 4, दैट मीन्स मोर देन 6 टाइम्स ये रिएक्शन और ये लाइन से आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस, तो 6 CO2 प्लस 12 H2O, कौन आया? सनलाइट, और ये कहां? क्लोरोप्लास्ट में होता है, और उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। तो ये तो क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो देखो 6H2O को आगे भी लिख सकते हैं इसको, तो इसमें कोई बात नहीं। तो देखिए ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप थोड़ा आ जाए केमिस्ट्री की तरफ, तो इनका 44 ग्राम, ये कितना हो गया? 18 ग्राम। ए 1 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड 44, 1 मॉलिक्यूल्स H2O 18 ग्राम। ठीक, और ये क्या हुआ? ग्लूकोज है, और ये 180 ग्राम। ठीक, अब यहां से तो देखिए मेन जो मेजर प्रोडक्ट फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है? ग्लूकोज है। तो सिंपल कंबाइंड होकर के क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स। तो ये बात। अब देखो जो हमें लगता है, हमने आपको बता दिया रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस आपसे पूछेगा तो आप बोलिएगा कार्बन, वहां दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट ऑप्शन, वाटर सेकंड ऑप्शन, सनलाइट एंड क्लोरोफिल थर्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज पे जाएगा। ठीक ठीक, तो ये एक सवाल। दूसरा क्या है? आपसे पूछा Which of the following is balanced chemical reaction for photosynthesis? तो balanced chemical reaction for photosynthesis 6 molecules of CO2, 12 molecules of H2O and क्या है? 1 molecules of glucose, 6 molecules of O2 and 6 molecules of H2O। ठीक, तो अब सवाल यहां पर बनता है, देखिए हम डेविएट नहीं किए दूसरी जगह पर, ऐसा नहीं आप सर आप तो ये पढ़ा रहे, हम यहीं पर बात कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए अब यहां क्या आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आप जो पढ़ते हैं 10th क्लास केमिस्ट्री में, तो वहां पर देखिए आप क्या है 12 है और यहां लिख दिया 6, तो सर काट दो ना, क्यों लिख दिया? नहीं, तो ये बायो है। ठीक है, यहां पर सही है, केमिस्ट्री में आप इसको ऐसे ऐसे काट दें और यहां पर 6 लिख दें और यहां से 6 हटा दें तो वो केमिस्ट्री है, लेकिन बायो आ गया। ठीक, तो साइंटिस्ट एक आए थे जिन्होंने ये बताया था कि O2 जो इवॉल्व होता है वो कहां से? वाटर से, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सवाल मुझे लगता है कि आपके एंट्रेंस में पूछ सकता है फ्रॉम क्लास 11। तो थोड़ा सा आगे जाके, कभी कभी सवाल आगे जाके पूछ लेते हैं आपसे, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या, रॉबर्ट हिल नाम के साइंटिस्ट हैं, एक्स्ट्रा है, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हिल नाम के। इन्होंने क्या लिया, यहां पर ऑक्सीजन 18 आइसोटोप्स आपने पढ़ा है, ठीक है, और यहां पर 16 लिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन 16 और वाटर में जो ऑक्सीजन है वो 18। फिर उन्होंने देखा कि यहां पर जो आ रहा है वो क्या है? 18, और बाकी जगह जो आ रहा है वो 16 और 16 है। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स दिस O2 इसको आप बोलिएगा, देखो साथ साथ इंपॉर्टेंट लगाते चलना, बाई
प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए ये मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, ये सवाल अभी तक नहीं पूछा। बाई प्रोडक्ट दैट मीन्स अदर देन मेजर प्रोडक्ट हैविंग सिग्निफिकेंस, मतलब मेजर प्रोडक्ट के अलावा है और उसकी खासियत क्या है, एसेंशियल यूज। ठीक है, तो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। और मेजर प्रोडक्ट आपसे बोला तो क्या है, ग्लूकोज। ठीक, तो ये बस यहां पर हमें ये बताना है आपको कि ये जो वाटर है ये स्प्लिट करता है, आगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां बात करेंगे, ये वाटर स्प्लिट करता है और O2 इवॉल्व होता है, दैट मीन्स O2 इवॉल्व्ड फ्रॉम, ऐसे लिख देते, थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपको, क्लियर। और इस प्रोसेस को हम आगे पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हमने बोल भी दिया है, आपको दिख रहा है साफ साफ। तो अगर नहीं दिख रहा है कोई भी चीज, देखिए हमने तो स्टार्ट किया है ये चैप्टर, अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में हमें बता देंगे कि सर यहाँ पर आप इस तरीके से लिख रहे हो, हमें दिख नहीं रहा है, आप सर ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन कर दें, तो हम उस चीज को फॉलो करेंगे, आपकी बातों को। ठीक, तो आप हमें जरूर बताइएगा कि कौन सी बात आपको समझ में आई, या इवन हैंड राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट करके हमें बताएंगे, तो उस चीज को हम इंप्रूव करेंगे अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हमने बताया कि एनाबॉलिज्म क्या है, सिंपल कंबाइंड होकर के कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और यहां पर एक एग्जांपल ले लिया उसी को समझाने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, ग्लूकोज बनाया सिंपल कॉम्प्लेक्स में, और यहां पर O2 इवॉल्व हुआ। तो ये हमने आपको बताया कि O2 इवॉल्व कहां से हो रहा है, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। तो आइसोटोप्स आप जानते हैं ऑक्सीजन का 16 और 18 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करें, आप जो सवाल बायो और केमिस्ट्री से मिला के पूछ सकता है, नेक्स्ट जो है देखिए, ये कैसा एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस। अब एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस आप जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब ये बताने का मतलब ये है कि आपकी जब यहां पर हम आएंगे, एक एग्जांपल लेंगे, वो आपके 11 एंट्रेंस 2016 में पूछा, तो हमें लगता है कि ये भी सवाल पूछ सकता है, इसीलिए हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं। तो आप पूछ देगा 4 ऑप्शन दे करके, अब बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो फोटोसिंथेसिस रिप्रेजेंट, क्यों, क्योंकि एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये नेक्स्ट, अब यहां पर हम बात करेंगे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जैसे छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो उनमें मूवमेंट कम होगा, तो ये थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है। क्या हो गया, सिंपल कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, और एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक, और क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी किस में बदलेगा, पोटेंशियल एनर्जी में। अब आइए इधर हम देखते हैं, अब इसी चीज को हमने बोला कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन आ रहा है, कैटाबोलिज्म का मतलब, कैटा का मतलब ब्रेकडाउन। तो अब इस चीज को आप देखिए, यहां पर हम एग्जांपल ये, तो ये हम सेलुलर रेस्पाइरेशन क्या ले लिया हमने,
अब सर आप ये बताओ रेस्पायरेशन क्यों नहीं लिखा, आपने क्या सेलुलर रेस्पायरेशन क्यों लिख दिया? तो हमने इसलिए लिखा क्योंकि रेस्पायरेशन जो रिएक्शन लिखने जा रहे हैं वो नहीं होता है। रेस्पायरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैविंग टू प्रोसेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक तो क्या होता है ब्रीदिंग होता है, दैट इज ये इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, ठीक है। और जब एयर टिश्यू मतलब O2 टिश्यू तक पहुंचता है तब जाकर के ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर, मतलब रेस्पायरेशन एट अ सेलुलर लेवल। इसको हम और क्या बोल देते हैं, एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन, ठीक। तो आगे जब हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो उसका वन ऑफ द स्टेप दैट इज एसिमिलेशन। तो देखिए अब से इसी को आप रिवर्स कर दें, C6H12O6, ठीक। अब ये क्या होगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन। अब देखिए जो सवाल यहां से ये जो लाइन लिख रहे हैं 4 to 5 टाइम्स इन योर एंट्रेंस, 4 to 5 टाइम्स आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखो इसे पढ़ना नहीं होता कि आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि सिलेक्शन पढ़ते तो सब है लेकिन सबका नहीं होता। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको पता चले कि कौन से टॉपिक से, कौन से एनसीईआरटी के लाइन से कौन सा सवाल बन सकता है, और आपको हर एक लाइन से एनसीईआरटी के आपको खुद एक सवाल बनाना है। आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक लगाएं लेकिन आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़िए और उसी से आप क्या करें, खुद एक क्वेश्चन बनाएं। अच्छा इस साल एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा तो आने वाले साल में ऐसे सवाल पूछ सकता है और इसी को भी रिपीट कर सकता है लेकिन थोड़ा सा घुमा सकता है, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर आप जब एंट्रेंस में जाएंगे ना, एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको खुद लगेगा अरे ये तो सवाल मैंने ही बनाया था और आ गया जी। क्योंकि सवाल स्टूडेंट पूछते हैं ना टीचर से, सर आपको कैसे पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है? तो सर को इसलिए पता चलता है क्योंकि सर कई साल से पढ़ा रहे हैं और उसी चीज को बार बार देख रहे हैं और उन्हें उसका कुछ मिलता है, क्या बेनिफिट। जहां आपको बेनिफिट दिखेगा वहां आप मेहनत करोगे, ठीक है। तो आपको लगना चाहिए कि हाँ सिलेक्शन होगा, फायदा होगा। कैसे फायदा होगा सिलेक्शन होने से? आपकी सोसाइटी में इज्जत बढ़ जाएगी, ठीक है। लोग आपसे आएंगे, आस पड़ोस के लोग आपसे पूछेंगे कि कहाँ पढ़े थे, क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, हमारे बच्चे को भी थोड़ा सा बता दो। तो पढ़ाई आप खुद के रिस्पेक्ट को, इज्जत को बढ़ाने के लिए और पेरेंट्स के, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है। आइए चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो ये क्या है, ग्लूकोज हो गया इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। अब देखो साइटोप्लाज्म एंड क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस E का मतलब एनर्जी। अब ब्रैकेट में क्या लिख दें, 36 ATP या 38 ATP। अब तो सर आप दोनों लिख दिया तो कैसे हम ऑप्शन में आएगा, तो वो हम आपको बताएंगे। आप सिंपल समझो, ई का मतलब एनर्जी, दैट मीन्स प्रोडक्ट साइड में एनर्जी लिखा है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो आपके 11 एंट्रेंस 2016 में सवाल पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सोथर्मिक मोड ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कौन हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये आपके एनसीईआरटी राइट साइड पेज और सबसे नीचे में रिएक्शन लिखा है, ध्यान रखिएगा। और कहां, केमिस्ट्री में लिखा है, ठीक है। तो ये और यहां पे आ गया। तो हम रिलेट करेंगे सवाल ये, क्योंकि हमें केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी नहीं सिर्फ पढ़ना, हमें तो एंट्रेंस क्वालिफाई करना है। तो हमें सारे चैप्टर, सारे क्या है, ये सब्जेक्ट को भी रियल ये एक साथ करना है, ठीक है। आइए तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखो एक रिएक्शन लिखा। अब यहां से हम आपसे बोले कि क्या क्या सवाल पूछा। पहले तो पूछेगा कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन है या नहीं, पूछेगा मतलब पूछा नहीं है, ठीक। दूसरा जो सवाल अब पूछा है 16 में,
एक्सोथर्मिक। ठीक, क्या है, एनर्जी रिलीज। अब 4 to 5 टाइम्स ये सवाल पूछा, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कहां होता है। ठीक है, तो अब उसका जवाब क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कहां, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए देखो यहां पर थोड़ा अलग से हम लिख दें, क्या इसको बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। तो देखो ये क्लास 9th सेल चैप्टर से सवाल हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, आ जाइए अब हम आगे बात करते हैं। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स टूटा और सिंपल में आया, तो हमने बोला ये बात, एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो आप इसको क्या बोलिएगा, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। तो हम ब्रैकेट में क्या लिख दें, एक्सोथर्मिक, क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो बोलो आपको याद रहेगा ये क्या, आपके 11 एंट्रेंस। देखो बीच बीच में हम पढ़ाते पढ़ाते स्टार लगाएंगे, और वो चीज आप भी कर लेना, और उसे लास्ट में वही रिवाइज करना है आपको। ठीक, यहां पर भी ये चीज, ये जो रिएक्शन लिखा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। चलिए अब वही चीज उल्टा करते हैं, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इनटू अब देखो भाई बात ऐसी है कि हम ज्यादा इसको ये नहीं बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। अब हम लिखें क्या, वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², फिजिक्स वाले कहेंगे बायो पढ़ा लो। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए, आप फिजिक्स वाले से बोलिएगा, और ये आपके लिए एक सवाल भी बन जाएगा, सर बायो वाले टीचर ने बोल दिया क्या, बायो में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहा है, तो आप उनसे पूछिएगा। ठीक है, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, वैसे देखो 1/2 mv² और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो मतलब mv² कांस्टेंट हो गया, दैट मीन्स अरे तो मास जिसका ज्यादा होगा वेलोसिटी कम हो जाएगा, ऐसे। तो ये आप थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा फिजिक्स वाले से। ठीक है, वो बताएंगे आपको। हमने आपको बस बता दिया, देखो क्या है का पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल हमने ऊपर ही बता दिया, तो ये आप उतार लें। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो हमने बताया आपको मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट क्राइटेरिया, हर एक लिविंग सेल हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसमें क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। अब देखो यहां पर हमने एक चीज यूज किया है, एनर्जी रिलीज। तो यहां से भी आपके एंट्रेंस में सीधे यहां बोला गया, ये सवाल पूछा जा सकता है और आपके एंट्रेंस में आ गया। ठीक है, तो देखो क्या है, एटीपी, जो एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड इन दिस फॉर्म, आगे लिख दिया इसलिए क्या, इन दिस फॉर्म। इन दिस फॉर्म मतलब एटीपी। ठीक, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं यहां पर जो नोट करके, एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखो अब ये लिख दिया एटीपी। अब इससे सेल से देखो एक सवाल, क्या, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक, मतलब करेंसी ऑफ द सेल है, मतलब क्या है, सेल को अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है तो एटीपी चाहिए फॉर मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो इस तरह से यहां एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहां एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, एटीपी का पूरा नाम, इसको आगे भी हम पढ़ेंगे, आप बोल रहे हैं हम लिख देते हैं। देखो एटीपी एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक,
एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन। ये टूटेगा कैसे कैसे वो आगे की बात है, हम बात करेंगे। तो इसको आप जल्दी से उतार लें। जहां जहां स्टार लगा है उस बात को ध्यान रखिएगा। तो पूरे लाइफ प्रोसेस का अगर आप देखें तो कंक्लूजन है यही चीज जो एग्जांपल हमने बोला, क्योंकि यहां से और यहां से बहुत सवाल आपके एंट्रेंस में पूछा है। ये उतार ले जल्दी से। तो हम यहां से एक बात देखो, इससे कोई मतलब नहीं है, अलग से हम ऐसे करके 9 से ना पूरा मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग क्राइटेरिया। डिफाइनिंग वर्ड जो लेगा मतलब एसेंशियल, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म में होगा, हर एक लिविंग सेल में होगा। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लें। फिर सेकंड क्राइटेरिया इसके बाद हम लिखेंगे। जल्दी उतार लो। चलो बच्चों उतार लिया, ठीक, जल्दी जल्दी उतार लो, हटा दे रहा हूं मैं। तो देखो अब हम आ जाएंगे क्या, सेकंड क्राइटेरिया पे आ जाएंगे। देखो हम आपको उतारने का टाइम दे रहे हैं तो आप सही से नोट्स बनाएंगे। देखो बायो का मतलब है थोड़ा अट्रैक्टिव नोट्स होना चाहिए कि आपको कोई भी पढ़ने में अच्छा लगे थोड़ा सा, क्योंकि जब आप एल्बम इधर से उधर करते हो ना तो रुक जाते हो, ठीक है, जो खास फोटो आता है ना उसके पास रुक जाते हो। तो आपके नोट्स भी जब अट्रैक्टिव होंगे ना तो फिर आपको पढ़ने में मजा आएगा। आइए नेक्स्ट क्राइटेरिया हम बात कर लें तो ग्रोथ। क्या है, ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज इन सेल नंबर एंड सेल मास। इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन सेल मास, ठीक है। तो देखो पहले आप जब जिस दिन पैदा हुए थे साइज में कम थे और आज देखो बड़े हो गए, अच्छे खासे हो गए, ठीक है। तो मतलब साइज में आप बढ़ रहे हैं, तो क्या है साइज में बढ़ रहे हैं मतलब पर्टिकुलर सेल साइज में इंक्रीज हो रहा है इस तरह। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, तो इस तरीके से। तो क्या हो गया, इन सेल, अब क्या है सेल कई सारे सेल हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और डिवाइड से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और कंटिन्यू डिवाइड हो रहे हैं। तो ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन सेल नंबर या सेल मास। तो देखो ऐसे होता है, इसको थोड़ा सा आगे हम चल के बात करें। देखो एरो, एरो पे ध्यान रखना, इंक्रीज इन सेल मास। सेल मास मतलब क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा। देखो सेल पहले ऐसा था, अब हम बात कर लें। देखो ये सेल और ये सेल का ये हो गया न्यूक्लियस,
ऐसे, ये हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसको हम बोल दें इनिशियली है। अब देखो ये खा पी के क्या है, क्या हो गया, बड़ा, खा पी के। तो देखो, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ रहा है, कंटेंट, क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ रहा है, कंटेंट, तो प्रोटीन हो गया, डीएनए, ये सारी चीजें, और साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अब देखो जब ये हुआ तो अब ये क्या करेगा, तो यहां पर तो आपने क्या लिख दिया, इसको हम बोलेंगे इंक्रीज सेल मास। अब देखो जैसे सेल मास, तो हर एक सेल को अपने सेल मास को कांस्टेंट रखना होता है, तो अब ये क्या करेगा, समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, समझते रहना, फिर मैं बोला नहीं समझ में आए सीधे सवाल करना। ये देखो, तो ये क्या हो गया, यहां पर आप क्या बोलिएगा, इंक्रीज सेल नंबर। ठीक, इंक्रीज सेल नंबर। तो देखो इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल मास, तो जैसे साइटोप्लाज्म नहीं बोले, प्रोटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ा, तो उसको अपने प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट को मेंटेन करना है, तो दिस सेल हैज टू डिवाइड। तो ये क्या हो गया, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जैसे सेल मास बढ़ेगा, ये डिवाइड होकर के अपने नंबर को बढ़ा लेगा। ठीक, तो ग्रोथ का मतलब ये। अब देखो, अब आगे चले हम, प्लांट में अलग टाइप का, तो टाइप हम बात करें इस तरीके से, ग्रोथ। तो ग्रोथ को हम एक बोलेंगे कौन सा ग्रोथ, इंट्रेंसिक ग्रोथ। दिस इंट्रेंसिक ग्रोथ ऑल्सो नोन एज इंटरनल ग्रोथ। क्या बोलेंगे इसको हम, इंटरनल ग्रोथ, मतलब ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड बॉडी, दैट इज कॉल्ड क्या, इंट्रेंसिक। क्या बोलेंगे, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड बॉडी। अब जैसे क्या है, पहले इंसान पैदा हुआ, साइज में कम था, और धीरे धीरे क्या साइज उसका बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसके सेल, उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, तो अब यहां से एक बात याद रखिएगा, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। लिविंग का ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब हम दूसरे पे आ जाएं, क्या, दूसरा जब हम आपको बताएंगे तब फर्स्ट और सही से क्लियर हो जाएगा। एक्सट्रेंसिक, EX मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ग्रोथ, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड बॉडी, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर। जैसे अब आप क्या है, मान लीजिए कि आप क्या है, स्कूल के लिए निकल रहे हैं, मान लीजिए आप साइकिल चलाते, स्कूटी चलाते, जो भी, मान लीजिए आपके स्कूल में 3-4 दिन छुट्टी हो गया और आपने स्कूटी अपनी निकाली नहीं, बाइक निकाली नहीं, तो क्या होगा, फिर वहां पर डस्ट जम जाएंगे, तो लेयर में इंक्रीमेंट हो गया कि नहीं हुआ, तो फिर उसको हमने बोल दिया एक्सट्रेंसिक ग्रोथ। तो क्या है, बाइक, स्कूटी, साइकिल लिविंग है या नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। मान लीजिए कोई एरिया प्लेन था, वहां पर क्या है, आप कुछ दिन बाद देखते हैं क्या, आपके मम्मी पापा गए वहां जाकर के एक क्या फ्लैट खरीद लिया,
ठीक है। तो क्या, और अब वहां पर रहने लगे। तो पहले तो आप कहेंगे वहां तो प्लेन था, अब क्या अपार्टमेंट बन गया। तो कंस्ट्रक्शन एरिया में क्या है, सैंड ड्यूक हो गया, ठीक है, और ये सारी चीजें। तो फिर वहां पर क्या था, बहुत सारे क्या हो गए, उसको आप जैसे बोल रहे सॉइल इरोजन, तो एक जगह से सॉइल हट रहा है दूसरी जगह, तो फिर क्या, जहां से हट रहा है वहां पर क्या गड्ढे हो रहे हैं, और जहां जा रहे हैं वहां पर ड्यू लाइक ये ऊपर सा लेयर बन गया, ठीक है। तो उसको हमने एक्सट्रेंसिक ग्रोथ बोल दिया। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसके बारे में हम क्या बोले हैं, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग। एकदम सिंपल सी बात बोले, अपने बारे में सोचिए। आप कहते हैं नहाने के बाद थोड़ा हल्का फील हो रहा है, ठीक है, क्यों, अगर आप ज़्यादा दिन ना नहाए तो फिर गंदगी जम जाती है, आपका वजन थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और जैसे आप नहा लेते हैं तो क्या है, वो हट जाता है, तो वो भी क्या हो गया, तो जो गंदगी आपके जो स्किन पे आया दैट इज एक्सट्रिंसिक, ठीक है, और जो बॉडी के अंदर से हो रहा है इंट्रिंसिक। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। और अब आ जाए आप क्या देखें, तो माउंट एवरेस्ट का हाइट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये, तो अब आप कहेंगे कि आपने तो बोला ग्रोथ, अब क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग पढ़ दें, अब यहां पर ग्रोथ बोल दिया नॉन लिविंग में। हाँ, तो फिर हमने मेटाबॉलिज्म में डिफाइनिंग जो सिर्फ लिविंग में हो रहा था, तो ये लिविंग में भी होगा और नॉन लिविंग में भी, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे हम पॉइंट नोट करके क्या लिखेंगे अलग से, इससे दोनों से नहीं, दोनों को मिला के लिख रहे हैं क्या, ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग, मतलब लिविंग में भी और नॉन लिविंग। तो ये ध्यान रखना है, नॉन डिफाइनिंग, वहां पर डिफाइनिंग था, मतलब सिर्फ लिविंग में। अब देखिए थोड़ा सा हम बात कर लें प्लांट और एनिमल के बारे में, ठीक। आइए, तो ग्रोथ को हम दो पार्ट में बात कर लें। ग्रोथ, फिर से टाइप हम देख रहे हैं ग्रोथ का, तो देखिए एक को हमने क्या बोल दिया ग्रोथ में, लिमिटेड डिटर्मिनेट ग्रोथ, मतलब अप टू द सर्टेन एज क्या होता है ग्रोथ, अप टू द सर्टेन क्राइटेरिया क्या होता है, इंक्रीज इन सेल मास और इंक्रीज इन सेल नंबर, ठीक है। और अगर ज्यादा होने लगे तो फिर वो क्या हो जाता है, उसको हम ऑड ग्रोथ बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर, ऑड ग्रोथ ट्यूमर। तो ये किसका है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लें एनिमल सेल, ठीक। अप टू द सर्टेन लिमिट ग्रोथ होता है, इसीलिए लिमिटेड और डिटर्मिनेंट ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन अगर क्या हो गया, एक्सेस हो गया, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर एंड, और वो क्या हो जाएगा, डिजीज्ड कहला जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करें अनलिमिटेड, अनलिमिटेड या इनडिटरमिनेट ग्रोथ, इनडिटरमिनेट ग्रोथ मतलब कंटिन्यू ग्रोथ होता रहेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे, कंटिन्यू ग्रोथ इन प्लांट ड्यू टू मेरिस्टेम, मेरिस्टेम मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये क्या होता है, डिवाइडिंग प्लांट टिश्यू। अब डिवाइडिंग प्लांट टिश्यू तो क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ प्लांट्स, ब्रैकेट में प्लांट सेल्स, ये चीज। तो आपने देखा कि एक लिमिटेड हो गया, दूसरा क्या है, अनलिमिटेड हो गया। तो लिमिटेड एनिमल का, अनलिमिटेड प्लांट का। और इसी तरह ग्रोथ हम बात करें तो इनसाइड द बॉडी इंट्रिंसिक और आउटसाइड द बॉडी एक्सट्रिंसिक। तो ये नॉन लिविंग का क्राइटेरिया और ये लिविंग का। फिर हमने बोला कि ग्रोथ होता क्या, इंक्रीज इन सेल नंबर एंड इंक्रीज इन सेल मास। तो इस चीज को हमने आपको यहां से बताया है कि जैसे ये नॉर्मल सेल था, ठीक है, नॉर्मल सेल एन फॉर नॉर्मल। अब ये नॉर्मल सेल क्या हो गया, इसमें क्या प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ, फिर उसको अपने प्रोटोप्लाज्म को मेंटेन करना था और उस मेंटेनेंस के लिए वो क्या करना था, उनको डिवाइड करना था। तो ये क्या है प्रोसेस, क्या बोलेंगे यहां पर क्या हुआ, आप लिख दो माइटोसिस, ध्यान रखिएगा माइटोसिस। ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, माइटोसिस मियोसिस, फिर भी आप लिख ले माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, इंक्रीज इन सेल नंबर बट नॉट इंक्रीज और डिक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, मतलब सेम रहता है लेकिन सेल का नंबर बढ़ जाता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम बट सेल डिवाइड एंड इंक्रीज इन नंबर, डिवाइड होकर के नंबर में। इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोल देते हैं। तो हो सकता है सवाल पूछ दे, आप साथ साथ में लिखते भी चलें। इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कहां, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आपका चैप्टर जो है 10th क्लास का उसमें। तो ये आप जल्दी से उतार लें। इसके बाद हम थर्ड क्राइटेरिया रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जल्दी जल्दी उतार लें। देखो उतारने का एक चीज और है, क्योंकि आपका टाइम ना खराब हो तो आप क्या करें कि जैसे हम थोड़ा लिखने के बाद थोड़ा साइड हो जाएंगे तो आप उसका ना स्क्रीनशॉट ले लिया करें। देखो हमें लाइफ प्रोसेस में पहुंचने के लिए ये सब पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। आपका एनसीईआरटी सिंपल ये बोला, सेल्फ मूवमेंट एंड मूवमेंट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। सेल्फ मूवमेंट लिविंग और क्या बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल, तो एजेंट की वजह का जो मूवमेंट होता है उसको नॉन लिविंग। तो ये आपको पढ़ना जरूरी है, बेस यहीं से बनेगा लाइफ प्रोसेस का। चलिए देखिए अभी क्या है कि एक तो ये है कि आपको कभी कभी ऐसा होता है आपके एंट्रेंस में सवाल जो है बाहर से आ जाते हैं, आपके 11-12 से। अभी आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल गया है तो हो सकता है एंट्रेंस वाले ये भी सोचे चलो ये तो थोड़ा बहुत 11th पढ़ चुके होंगे, चलो इनको क्वेश्चन दे देते हैं 11-12 से। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए हम आपको इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो देखो थर्ड क्राइटेरिया जो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में दो, री और प्रोडक्शन, मतलब बार बार प्रोड्यूस करना। तो यहां पर सवाल हम ये रिप्रोडक्शन को समझाने के लिए हम दो सवाल करते हैं। एक क्या देखिए, इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल, इज रिप्रोडक्शन essential for survival of life. Is reproduction essential for survival of life?
जवाब दीजिए, यस, सिर्फ यस और नो में जवाब देना, बताइए यस या नो, क्या है, यस। इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ? नो। आंसर क्या है? ये था आपका क्वेश्चन और ये हो गया आंसर। क्या बोलेंगे? नो। तो जब हम यहां पर एक का नाम ले लेते हैं तो समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनको हर कोई जानता है। और सबसे ज़्यादा सवाल उनसे कहीं भी जाते हैं ना वो, तो उनसे यही सवाल पूछा जाता है और वो सवाल आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। हमने बोला इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ? पर्टिकुलर लाइफ को सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है, ये हमारे सलमान खान को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो जब भी जाते ना इंटरव्यू में सलमान खान, तो यही सवाल पूछा, आप शादी कब कर रहे हैं? शादी, दैट मीन्स टू रिप्रोड्यूस। ठीक, तो इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ? नो। एग्जाम्पल लिख दे सलमान खान, लो। सलमान खान सर्वाइव कर रहे हैं बट रिप्रोड्यूस अभी तक नहीं। अगर देखा जाए बिफोर गेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्या है? सर्वाइव, मतलब गैमेट का प्रोडक्शन नहीं हुआ, गैमेट फ्यूज नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, दैट मीन्स क्या है? कंसीव प्रेगनेंसी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? न्यू यंग वन प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक, तो ये चीज, तो ऐसे और भी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए और चले गए, वो उन्होंने भी अपना जीन छोड़ा नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी ऐसे, और भी कई सारे हैं, और कुछ लोग अभी चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, मतलब उनके पास मौका है। चलिए आगे, दूसरा सवाल, इज रिप्रोडक्शन, देखिए आप बायो पढ़ रहे तो थोड़ा बहुत हम ऐसे सवाल आपसे कर सकते हैं, ठीक है, नाराज होने की जरूरत नहीं है। इज रिप्रोडक्शन essential for continuity species? अब आ गई बात, is reproduction essential for continuity of species? तो इसमें आपको यस या नो में जवाब देना है, आंसर। तो देखो यहां से ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी, अगर सिंपल आप अपने बारे में ज्यादा जानते हैं, ह्यूमन बीइंग बात कर लें, अगर क्या है वो रिप्रोड्यूस करना, मतलब ह्यूमन बीइंग, कोई भी स्पीशीज, पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में हम बात करें, सबसे पहले तो स्पीशीज होता क्या है अभी बात करेंगे। ठीक है, आपको पता है स्पीशीज क्या होता है? चलो स्पीशीज हम यहां लिख दें, term given by जॉन रे। देखो ये जनरल नॉलेज का भी सवाल हो गया, जॉन रे ने टर्म दिया स्पीशीज। ठीक है, दो टाइप से, एक तो क्या है, दो टाइप डेफिनेशन होता है स्पीशीज का। तो एक क्या हो जाएगा, टैक्सो टैक्सोनॉमिकल डेफिनेशन। अब देखो टैक्सोन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, किसने दिया? कार्लस लीनियस। देखो बच्चों ये सवाल आपके एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, कहां से? क्लास 9 डायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी। तो टैक्सोनॉमिकल डेफिनेशन जो दिया उसने, किसने? कार्लस लीनियस। थोड़ा सा लिख लो, क्या है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा जाता है और पूछा जा सकता है फादर ऑफ। इन्होंने और जो सवाल पूछा हुआ है वो इन्होंने क्या दिया?
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी इन्होंने ही दिया, बाइनोमियल मतलब दो नाम, ठीक। और जो सवाल पूछा आपके एंट्रेंस में किस बुक में दिया, सिस्टेमा नेचुराई, याद रखिएगा, मतलब ये 3 स्टार। तो बीच बीच में थोड़ा इधर उधर की बात हम लिखें तो दैट मीन्स कि आप समझ लो इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजी क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरलस लिनियस ने दिया। कैरलस लिनियस ने स्पीशीज को टेक्सोनॉमिकली डिफाइन किया। आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा क्या है, लीनियस हायरार्की, अगर आपने पढ़ा होगा तो 9th क्लास में, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन, स्पीशीज। तो इन्होंने क्या कैसे डिफाइन किया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये अब देखो एक चीज, इसको हम इतना छोटा सा बना के लिख दें, कैसे, ये देखो, तो ये भी सवाल आपके एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। ये जो रेड मार्कर है, इन पूरे को मिलाकर के क्या लिखेंगे, टैक्सोन। तो क्या आगे लिख दें, स्मॉलेस्ट टैक्सोन। स्मॉलेस्ट टैक्सोन क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू कैरलस लिनियस, इसी को इन्होंने बोला ऐसे, स्पीशीज। क्लियर, आगे देखिए। तो हम स्पीशीज पे है ना, ये सवाल का जवाब देने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है, टैक्सोनॉमिकल हो गया। अब यहां से हम बात करें, यहां से कहीं से भी हमें ये नहीं पता चल रहा है रिप्रोडक्शन। तो अब देखिए, बायोलॉजिकल, लो कैपिटल में लिख देते हैं, बायोलॉजिकल डेफिनेशन, ये किसने दिया, अर्नेस्ट मेयर ने। किसने दिया, अर्नेस्ट मेयर। इन्होंने बोला क्या, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, देखो डिक्टेट कर रहे हैं, साथ में लिखते चलना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which can interbreed among themselves. A group of क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which can interbreed among themselves to produce fertile offspring. तो अब देखो, ब्रीड मेटिंग कर रहे हैं और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि ये मर्ज कर रहा है, हमने इसे ब्लैक मार्कर और इसे ब्लू, ध्यान रखना ये अलग अलग। तो इन्होंने बोल दिया कि कई सारे ऑर्गेनिज्म जो आपस में ब्रीड करें, इंटरमीडिएट और क्या अपने जैसे फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज। बायोलॉजिकल डेफिनेशन। तो ये आप उतार लें, फिर हम इधर को आते हैं, ठीक है। तो क्या बोलिएगा, यस। तो इसका आंसर यस। क्यों, क्योंकि अगर पर्टिकुलर ग्रुप स्पीशीज के अगर क्या है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपस में ब्रीडिंग और मेटिंग करना बंद कर दें, या बिफोर गेनिंग द एज ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्टिव एज गेन करने से पहले वो क्या करने लगे, उनका डेथ होने लगे, तो फिर क्या होगा, वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इज ए रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, यस, ठीक है, बिकॉज स्पीशीज विल एक्सटिंक्ट, ठीक है। क्या होगा, because the species will extinct when failed to reproduce fertile offspring. तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू
ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में भी ये काम आएगा। तो हम इसी तरीके से चलते हुए बात कर रहे हैं, तो ये आप उतार लें, फिर उसके बाद हम फोर्थ क्राइटेरिया पे आते हैं। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। तो वो कहीं भी किसी तरीके का प्रॉब्लम हो, मैंने आपको बता दिया, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये आपने बताया हमें समझ में नहीं आया। आप इसका क्या है स्क्रीनशॉट लेकर के, हाँ गोला कर करके अलग मार्क कलर से आप मुझे बता दें कि सर ये समझ में नहीं आया, ये बता दो फिर से, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपके उस कमेंट का रिस्पॉन्स करेंगे। नहीं तो लास्ट जब पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर करेंगे। चलिए उतार लें जल्दी से। चलो बच्चों उतार लिया, जल्दी से उतारो। तो स्पीशीज ध्यान रखना, नेक्स्ट क्राइटेरिया हम बात करेंगे। तो देखो एक जनरल नॉलेज का सवाल भी बन सकता है, स्पीशीज टर्म किसने दिया? जॉन रे ने। तो चलो अब क्या है फोर्थ क्राइटेरिया। तो देखो फोर्थ क्राइटेरिया जो है उसके बारे में हम बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या सेल ऑर्गेनाइजेशन हम बात करें, सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो ये आपको समझाएगा चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक, तो आ जाओ इसका। तो देखो यहां से हम बात करेंगे ये स्पर्म, साथ साथ में आप भी बनाते चलना। ठीक, इसका पूरा एक्सप्लेन डायग्राम हम आगे बात कर लेंगे। कहाँ? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये तो देखो आपको पता है ये पार्ट जो है ये इसको सीधे ज्यादा नहीं, इसको हम बोलेंगे हेड, और ये पार्ट क्या हो गया? नेक। ठीक, और ये पार्ट हो गया
मिडिल पीस, ठीक है। और ये क्या हो गया, टेल, और ये एंड पीस, ठीक। अब देखो यहां प्लस का साइन लगा रहे हैं, क्या, प्लस। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज ओवम, जिसको आप एग, या दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल गैमेट, ठीक। ये क्या हो गया, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल, तो ये क्या हो गया, मेल गैमेट। तो देखो, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, तो यहां पर हम फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो आगे जगह नहीं मिलेगा, इसलिए हम ऐसे बात करें, यहीं पे लिखते हैं, क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म, क्या, जाइगोट, ठीक। तो ये देखो, इस लेयर को आप आगे जाके जब क्लास 12th में आएंगे जोना पेलुसिडा बोलते हैं, कोई ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज जाइगोट, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, जाइगोट दैट मीन्स, पहला सवाल, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट, ठीक है। और ये क्या होता है, सिंगल सेल्ड, इसको हम डिप्लॉइड, बिना सोचे समझे बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो यूनिसेल्युलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल, ठीक है, इसको ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। डिप्लॉइड क्यों बोला, तो देखो ये क्या था, एन मीन्स हैप्लॉइड, सिंगल सेट। अगर हम ह्यूमन बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया, 23 यहां पर, और यहां पर 23, तो ये फ्यूज होकर के क्या 46, ये भी क्या बोलते हैं हम यहां पर, एन। जब ये फ्यूज किया तो 2n, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हुआ, ठीक। तो हम और आप सब क्या है, मल्टी सेलुलर, और क्या है, 100 ट्रिलियन सेल्स हैं अप्रॉक्स। तो वो कहां से आए, इसी सिंगल सेल से आए, बाय रैपिड डिवीजन, जो कि हमने लिखा था माइटोसिस, ठीक। तो ये चीज, तो ये हो गया जाइगोट। अब इसमें क्या है, फर्दर डिवीजन होगा,
तो ये 2 सेल्ड स्टेज आ गया। फिर इनमें डिवीजन हुआ, ये आ गया, ठीक है, तो 4 हो गया। फिर डिवीजन हुआ, सेल का साइज बराबर रखिएगा, 4 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर फर्दर डिवाइड हो गए, 8 से 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 16। ये हम और आप तैयार हो रहे हैं बोर्ड पे क्या है, तो ये 16। इसी तरह से नेचर क्या है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फीमेल में करता है 16। फिर क्या होगा 32, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साथ साथ बनाते चले आप भी, टाइम अलग से नहीं दूंगा। ठीक है, ये अब देखो क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टो मेयर। ऐसे से 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, और क्या है 8 सेल्ड, और ये 16 सेल्ड, और ये 32 सेल्ड। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आगे हम बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मोरुला एंड दिस इज कॉल्ड ब्लास्टुला। ठीक, तो ये ब्लास्टुला। अब इसमें क्या होता है, देखो क्या लिख दिया हमने, डिफरेंशिएशन मतलब शेप, मैच्योरेशन हो रहा है। तो यही चीज देखो, अभी इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, इम्प्लांटेशन अब होगा। ये बाहर का लेयर, ये तो देखो अभी तक जो है थोड़ा सा ये जो ना पहले सीधा बचा के रखता है इसको कि ये साइज मेंटेन करके रखे, और इधर उधर क्या है इम्प्लांटेशन ना हो, फॉल्स प्रेगनेंसी हो जाएगा वरना, क्योंकि यूटरस में जाकर के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है। अगर फेलोपियन ट्यूब में हो गया तो उसको हम फॉल्स बोल लेते हैं। ठीक है, एट्रोपिक प्रेगनेंसी। अब देखो यहां पर डिसइंटीग्रेट कर जाता है, ये डिसइंटीग्रेट। तो आप यहां से ये जानो, ये जो बाहर का ये जो लेयर आप देख रहे हैं, ये इसको आप बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और यही क्या बनाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। ठीक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। अब ज्यादा डिटेल में जाए, एमनियन, कॉरियन और एलेंटॉइज वो सब आपको नहीं पढ़ना, सीधे आप बोलिए प्लेसेंटा। क्या है ये, प्लेसेंटा। आपके एंट्रेंस में 18 में प्लेसेंटा के बारे में पूछा गया और क्लास में बताया गया था डायरेक्ट, तो हम अभी बात करेंगे। मतलब बाहर वाले लेयर से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और प्लेसेंटा उसी से बन गया, और ये जो अंदर देख रहे हैं ना, ये इसको इधर घुमा देते हैं हम, ये देखो, इसको आप इनर सेल मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनर सेल मास, प्रिकर्सर ऑफ एम्ब्रियो।
इनर सेल मास दैट इज प्रिकर्सर ऑफ एम्ब्रियो। अब देखो यहां से जो बनेगा वो क्या है, एम्ब्रियोनिक लेयर, दैट मीन्स एक्टोडर्म। देखो लिख रहा हूं मैं कैसे, और एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंडोडर्म। उस दौरान क्या ये रहेगा, अनडिफरेंशिएटेड मेसोगिलिया। फिर यही चीज किसमें, मेसोडर्म। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्या अगर आपसे पूछे कौन सा लेयर बाद में डेवलप्ड होता है सबसे लास्ट, तो क्या बोलिएगा, मेसोडर्म। अब आगे हम क्या, ये सारे के सारे मिलकर अब क्या करेंगे, सेल से, अभी तक सेल चल रहा था क्या, टिश्यू। अब टिश्यू टिश्यू मिला, क्या बनाया, अब बोलो समझ में आ रहा है, ऑर्गेन, ऑर्गेन ऑर्गेन एक साथ ऑर्गेनाइज्ड होकर के क्या, ऑर्गेन system, and these all organ system integrate and coordinately perform function and form organism। तो देखो मतलब बोर्ड पे हम आप तैयार हो गए। ऐसा बोर्ड पे कैसे हो जाएगा, ठीक है, ये हमने बोर्ड पे समझा दिया, लेकिन क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में होता है, तो ये सारी चीजें इस तरह से चलती हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या पूरा एक ऑर्गेनिज्म हमने बनाया, दैट मीन्स क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग में सेल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो स्पर्म एंड ओवम फ्यूज हुआ, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, सिंगल सिंगल, एंड इसका रिजल्ट आपके वाइड, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एक सवाल बनता है, क्या है रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या है, जाइगोट। अब ये जाइगोट कैसा, सिंगल सेल और डिप्लॉइड है। अब इनमें क्या, रैपिड माइटोटिक डिवीजन, ये जो पूरा हो रहा है, ये पूरा ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये आप जो देख रहे हैं, ये पूरा ये क्या है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन। तो थोड़ा सा बाहर जाके बात करें तो क्या हो गया, क्लीवेज। इसी को क्या बोलते हैं हम, क्लीवेज, बहुत तेजी से। अब ये जो बना, ये वाले स्ट्रक्चर ही इंप्लांट करते हैं, ये वाले, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और ये क्या होता है, इम्प्लांटेशन, इन्हीं का इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब अटैचमेंट ऑफ क्या है, या इम्प्लांट फर्टिलाइज्ड एग इनटू इंडोमेट्रियम टू कंसीव प्रेगनेंसी। तो ये उतार लें, तो देन आफ्टर ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। एक्टोडर्म आउटर मोस्ट एम्ब्रियोनिक लेयर, एंडोडर्म इनर मोस्ट, ये दोनों पहले बनता है, और लास्ट में जो बनता है मेसोडर्म। तो यहां से ये भी एक सवाल बनता है, विच एम्ब्रियोनिक लेयर डेवलप्ड एट लेटर स्टेज, या लास्ट में, तो मेसोडर्म। तो जल्दी से उतार लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या है, क्राइटेरिया लास्ट बचा है उसको कंप्लीट करेंगे। जल्दी उतार लीजिए। कुछ भी यहाँ प्रॉब्लम तो मैंने आपको कहा, आप क्या करेंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे, सर ये समझ में नहीं आया, तो उसको हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट क्राइटेरिया जो है कॉन्शियसनेस। क्या होता है कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सेंस। आगे बात करेंगे, दैट सिंपल अगर बात करें तो स्टिमुलस, स्टिमुलस दैट मीन्स एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया आपका नाम क्या है, तो आपने बता दिया आमिर खान, तो मतलब
हमने आपसे जो पूछा दैट इज ऑडिटरी रिस्पॉन्स, आपके कान में गया, ठीक है, तो फिर आपने उसी को रिस्पॉन्स किया अपना नाम बताकर, तो ये भी क्या था, अ टाइप ऑफ स्टिमुलस, और जो आपने नाम बताया वो आपके लिए रिस्पॉन्स था। टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, जैसे बात करें समर में स्वेटिंग और विंटर में शिवरिंग, तो ये भी क्या है, टेम्परेचर। प्लांट में अगर हम बात करें तो पहले एनिमल में ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंख का मटमटाना, बड़ा अच्छा लगता है ऐसे बोलते हैं, आंख का मटमटाना, ठीक है, तो ब्लिंकिंग ऑफ आई, तो ये भी क्या हो गया, रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम प्लांट में बात करें तो प्लांट में जो होता है वो मूवमेंट दो टाइप का होता है, एक ग्रोथ डिपेंडेंट होता है और दूसरा ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स मूवमेंट बिकॉज ऑफ ग्रोथ एंड मूवमेंट बिकॉज ऑफ ग्रोथ इंडिपेंडेंट, तो उसको ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट बोलते हैं। आगे बात करेंगे, जो ग्रोथ डिपेंडेंट है उसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, और जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है उसको हम नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। हटा दूं जल्दी, फिफ्थ एंड लास्ट, कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स इसको हम ऐसे ले लें, स्टिमुलस, एनी चेंज इन external environment to which organism responds. Any change in external environment to which organism respond is called stimulus. तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे, एक तरफ हम लिख लें, तो यहां पर जो होता है हम प्लांट, इन प्लांट हम बात करें, प्लांट, चलो प्लांट यहां तक कम है, तो पहले हम बात कर ले ह्यूमन में क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या है, लिख लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन। तो क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग जो है वो कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं, क्योंकि ये तो पार्टिकुलर ह्यूमन बीइंग में है। तो यहां से तो सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब अपने ओरिएंटेशन, ठीक है, जैसे आप फिजिक्स में बोलते हैं ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसका आपको, उसके लिए आप वेलबींग हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। हटा रहा हूं मैं आगे। अब आइए, ठीक है, तो हम इसी चीज को हम देखते हैं, एक इन प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस या स्टिमुलाई इज in टू वेज, दो तरीके से। क्या, एक तो आप बोल दो क्या, ग्रोथ
डिपेंडेंट मूवमेंट, ये आगे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बात करेंगे। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ग्रोथ डिपेंडेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मीन्स ड्यू टू ग्रोथ, मतलब यहां पर कौन, सेल डिवीजन होगा। और इसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल जो होगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट, साइटोकाइनिन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ये सवाल है और ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। सेल डिवीजन में कौन सा, साइटोकाइनिन। आगे ये क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी, मीन्स ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ सेल। क्लियर। तो यहां पर देखो हम स्टिमुलस लिख दें और यहां पर इसको बोलते क्या है, डायरेक्ट लिखते हैं ट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं, ट्रोपिज्म। तो अगर क्या है, लाइट है तो आप बोलिएगा क्या, फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। अगर क्या है, वाटर है तो आप बोलेंगे क्या, हाइड्रोट्रोपिज्म। अगर क्या है, ग्रेविटी तो क्या बोलेंगे इसको, जियोट्रोपिज्म। लिखते चलिएगा, जियोट्रोपिज्म। आगे फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लाइट हो गया, वाटर हो गया, ग्रेविटी हो गया, और लाइट, वाटर, ग्रेविटी। अब इधर हम बात करें तो यहां देखो, इसको हम स्टिमुलस और इसको हम नास्टिज्म बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट, और दूसरा सिस्मोनास्टिक भी बोलते हैं, टच। सेंसेशन क्या है, स्टिमुलस क्या है, टच। तो इसको हम नास्टिक मूवमेंट और सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। अब देखो यहां ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्या है, मिमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट, इसका कॉमन नेम क्या है, टच मी नॉट। हिंदी में बात करें तो छुई मुई। और इनको शर्म आता है तो क्या बोलेंगे, लाजवंती, लज्जावर्ता, ठीक है। तो ये था क्या, ये पूरा का पूरा जो हमने आपको बताया क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग था। तो देखो लाइट, यहां पर अगर हम टच बात करें तो इसके टच की वजह कर जो हो रहा है, तो इसको आप थिग्मोट्रोपिज्म बोलिएगा। तो ये टच ग्रोथ की वजह कर, ठीक है। तो देखो एक चीज आप जब हमने बता दिया था, यहां पर क्या है, एक हार्मोन, तो यहां पर भी एक हार्मोन लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एंट्रेंस में पूछा है, कौन, सॉरी यहां लिख, ऐसे कर लो, ये फोटोट्रोपिज्म के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, बहुत बार सवाल पूछा, वो क्या है, ऑक्सीन। ध्यान रखना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पता चले यही सवाल आ गया। सेल डिवीजन के लिए कौन हो गया, साइटोकाइनिन, और ऑक्सीन क्या है, फोटोट्रोपिज्म के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने बोला क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग 5, ये सारी चीजें थी। अब देखो इसके बाद जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। हमने आपको बता दिया, देखो अगर आपने लिख लिया हो तो थोड़ा सा देखो इधर, एक क्या था, हमने बोला मेटाबॉलिज्म, ठीक। दूसरा हमने बोला ग्रोथ, तीसरा हमने बोला क्या, रिप्रोडक्शन, और फोर्थ हमने बोला क्या,
फोर्थ मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हाँ सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। और फिफ्थ जो हमने बोला ये है, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ना है ये जो है। तो देखो मेटाबॉलिज्म ग्रोथ ये चीज तो हम यही ले लेंगे, लाइफ प्रोसेस में आएगा तो इसमें हम ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसमें क्या हो जाएगा रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सारी चीजें, ब्लड सर्कुलेशन ले लेंगे। और उसके बाद रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सेल ऑर्गेनाइजेशन भी उसी में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या है, कॉन्शियसनेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आएगा। तो ये जो लेक्चर 1 था ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। तो ये आप उतार लें। तो एक चीज थोड़ा सा, एक मिनट, तो आप जो है इन दोनों को देखो ऐसे, बस ये क्या है, नॉन डिफाइनिंग क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग। मतलब क्या है, देखो रिप्रोडक्शन लिविंग में क्या है, हो भी सकता नहीं, नॉन लिविंग में नहीं होता, लेकिन ग्रोथ लिविंग में भी होगा और नॉन लिविंग। इसीलिए हमने क्या दिया, क्राइटेरिया तो है लेकिन डिफाइनिंग नहीं है। बट कौन, ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट 4 एंड 5, फर्स्ट 4 और 5 मार्कर ध्यान रखिएगा ग्रीन से, ये क्या हो गया, डिफाइनिंग क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग। मतलब सिर्फ इन्हीं में होगा डिफाइनिंग। देखो दिख नहीं रहा होगा, मैंने बोल दिया डिफाइनिंग मतलब मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस क्या हो गया, डिफाइनिंग क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग। Reproduction and growth, non-defining criteria for being living, but all five क्या है, are the criteria for being living, ठीक। तो ये चीज आपका यहां पर कंप्लीट हुआ, क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग। देन हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। तो पूरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सप्लेन करेंगे। देन आफ्टर हम सीधे ऑटोट्रॉपिक में भी हमें जो पढ़ना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये चीज उतार लें। अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।